हेलो दोस्तों, दलीप हिंदी शॉर्ट एंड क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की डिक्टेशन 60 शब्द प्रति मिनट, 80 शब्द प्रति मिनट, 100 शब्द प्रति मिनट, 120 शब्द प्रति मिनट और 140 शब्द प्रति मिनट की डिक्टेशन बोली जाएगी। डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकंड बाद। विश्व बैंक के मुताबिक 2007 में भारत की कुल अर्थव्यवस्था का 23% काला धन था, क्योंकि इस बात के कोई विश्वसनीय आंकड़े नहीं थे कि भारत में कुल कितना काला धन पैदा हुआ और उसका कितना हिस्सा देश में था और कितना देश के बाहर बेच दिया गया। संपर्क सरकार ने काले धन का आकलन करने के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी को कमान सौंपी। हालांकि इसने दिसंबर 2023 में ही अपनी रिपोर्ट वित्त मंत्रालय को सौंप दी थी। तत्कालीन वित्त मंत्री ने इसे सदन के पटल पर नहीं रखा, न ही उनके बाद आए अरुण जेटली ने ऐसा किया, लेकिन अनधिकृत स्रोतों से पता चलता है कि 2012 में देश के सकल घरेलू उत्पाद का 75% काला धन था। इसका अधिकांश सोने, जमीनों, रियल एस्टेट, शेयरों, स्टॉक मार्केट में निवेश किया हुआ था या विदेशी खातों में जमा था। कुछ अनुमानों के मुताबिक काले धन का केवल 6% ही नकद के रूप में रखा गया है। काला धन कानूनी और गैर कानूनी आर्थिक गतिविधियों, जो हमारी सामाजिक आर्थिक गतिविधियों का हिस्सा है, के एक हिस्से के रूप में सतत प्रवाहमान रहता है। टैक्स नेटवर्क से बचकर निकलने वाले काले धन के कुछ गैर कानूनी स्रोतों में स्मगलिंग, गैर कानूनी खरीद फरोख्त, दवाओं और वेश्यावृत्ति के अवैध कारोबार और आपराधिक लूट खसोट शामिल है। आकलनों के मुताबिक आपराधिक और गैर कानूनी स्रोतों से पैदा होने वाला काला धन कुल काली कमाई का महज एक छोटा हिस्सा भर है। दरअसल लगभग 3/4 काला धन वैध गतिविधियां, उत्पादन सेवाओं, वित्तीय और व्यापारिक गतिविधियों के जरिए पैदा होता है। कीमतों में जोड़ तोड़, वेतन संबंधी
आंकड़ों की तोड़ मरोड़ और उत्पादन को कम करके दिखाने के जरिए निजीकृत सार्वजनिक सेवाओं जैसे शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं से होने वाली कमाई और मुनाफे को कम करके दिखाया जाता है। इस तरह की संस्थाओं को मिलने वाले गुप्त डोनेशन, छात्रों से वसूली जाने वाली कैपिटेशन फीस और अन्य अघोषित शुल्क काले धन के बड़े स्रोत बन गए हैं। सरकारी सेवाओं जैसे पुलिस, राजस्व, जंगलात आदि में होने वाला भ्रष्टाचार इन विभागों में चलने वाली तथाकथित रिश्वत की जानी पहचानी वजह है। भ्रष्टाचार के इन फुटकर रूपों के अलावा ऊपर वर्णित दैत्याकार घोटालों के रूप में भी भ्रष्टाचार होता है, जिसके जरिए प्राकृतिक संसाधनों जैसे जमीन, खानों और आधारभूत ढांचे से संबंधित ठेकों को हथियाने का काम किया जाता है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और वित्तीय लेन देनों के जरिए होने वाली कमाई के बारे में आम जनता की समझ सबसे कम है। बिलों में धोखाधड़ी और कालाधन नोटबंदी के बाद की बहसों में काले धन का एक प्रमुख स्रोत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर उतना ध्यान नहीं दिया गया जितने का वह हकदार था। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किस प्रक्रिया में संसाधनों को विदेशों में उड़ा ले जाने और अक्सर टैक्स फ्री देशों में सबकी नज़र बचाकर पहुंचा देने का जरिया बनता है, इस पर ज़्यादा चर्चा नहीं हुई। इसलिए यहाँ कुछ ऐसे तथ्य प्रस्तुत किए जा रहे हैं जो अकादमिक और प्रशासनिक दायरों में सर्वविदित है। हवाला के जरिए होने वाले लेन देन और भुगतान संतुलन के जरिए आने वाली अवैध हॉट मनी के अलावा विकासशील देशों में होने वाले अवैध वित्तीय प्रवाह का लगभग 80% बिलों में धोखाधड़ी के जरिए होता है। काफ़ी लंबे समय से बिलों की धोखाधड़ी, आयात की ज़्यादा कीमत दिखाना और निर्यात की कम के जरिए होने वाली काली कमाई का अनुमान लगा पाना काफ़ी मुश्किल बना हुआ था, क्योंकि हजारों खरीद बिक्री होने वाली वस्तुओं के वास्तविक मूल्य और बिल में दिखाई गई कीमत का मिलान करके काली कमाई के आंकड़े जुटाना एक बेहद जटिल काम था। लेकिन
अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा व्यापारिक लेन देन के विस्तृत आंकड़ों के सामने आने के बाद अमेरिका स्थित एक थिंक टैंक ग्लोबल फाइनेंशियल इंटीग्रिटी ने 2003 के बाद से विकासशील देशों से हुए इस अवैध वित्तीय प्रवाह काफी हद तक एक विश्वसनीय आकलन पेश किया है। 80 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकंड बाद। अवैध वित्तीय प्रवाह से तात्पर्य उस धन के लेन देन से है जिसे गैर कानूनी तरीके से कमाया और प्रयोग में लाया जाता है। इसके अंदर बहुत सारी गतिविधियां आती हैं। अधिकारियों का भ्रष्टाचार, आपराधिक तरीके से अर्जित मुनाफे की मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवाद का वित्त पोषण और टैक्स की चोरी, व्यापारिक बिलों में धोखाधड़ी या आयात की वस्तुओं को ज़्यादा कीमतें और निर्यात की वस्तुओं की कम कीमतें दिखाना टैक्स चोरी का एक ऐसा तरीका है जिसमें व्यावसायिक बिलों में वस्तुओं के दाम गलत दर्ज करके धोखाधड़ी की जाती है। आमतौर पर प्रयोग किया जाने वाला यह एक ऐसा तरीका है जिसके जरिए विकासशील देशों के रसूखदार लोग या निगम आयात निर्यात पर लगने वाले शुल्क की चोरी करते हैं, अपनी आय को छिपाते हैं और विदेशी मुद्रा में लेन देन पर लगे नियंत्रणों को दत्ता बताकर अपनी काली कमाई को विकसित देशों या ऐसे देशों में ले जाकर रखते हैं जो टैक्स मुक्त हैं। व्यापार के बिलों में धोखाधड़ी, अपराध और भ्रष्टाचार के जरिए अर्जित काले धन को ठिकाने लगाने का भी एक प्रचलित तरीका है जिसे व्यापार आधारित मनी लॉन्ड्रिंग कहा जाता है। बिलों में धोखाधड़ी के दो रूप हैं। निर्यात की कीमत कम दिखाना, जिसके जरिए निर्यात से होने वाली आमदनी के उस हिस्से पर पर्दा डाला जाता है जिसे गुप्त विदेशी खातों में जमा करके रखा गया है। इसके साथ साथ निर्यात की आय कम दिखाने से मुनाफा घट जाता है और इस वजह से अपने देश में टैक्स की बचत होती है। इसी प्रकार आयात की कीमत बढ़ा चढ़ाकर दिखाने से घरेलू बाजार में लागत ज़्यादा पड़ती है और बैलेंस शीट वही खाते में मुनाफा कम दिखता है जिससे उतना टैक्स बच जाता है। साथ ही भुगतान की बढ़ाकर दिखाई गई रकम गुप्त विदेशी खातों में जमा कर दी जाती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2014 में दुनिया भर में सामने आए बिलों की धोखाधड़ी के मामलों में से आधे भारत से थे। ग्लोबल फाइनेंशियल इंटीग्रिटी नामक संस्था के आकलन बताते हैं कि 2003 से 2012 के बीच 10 सालों में विकासशील देशों से हुए इस अवैध कारोबार के जरिए
कुल 6.6 लाख करोड़ डॉलर की धोखाधड़ी की गई। इस दौरान इस अवैध कारोबार में अग्रणी रहे 5 प्रमुख देश थे: चीन, रूस, मैक्सिको, भारत और मलेशिया। 2009 में भारत में इस अवैध कारोबार में उछाल आया और वह 5वें पायदान से ऊपर उठकर 4थे पायदान पर आ गया। 2003 से 12 के 10 सालों में इस अवैध वित्तीय कारोबार के जरिए भारत से कुल 440 अरब डॉलर या लगभग 30 लाख करोड़ रुपए बाहर गए तो सालाना औसतन 44 अरब डॉलर या 3 लाख करोड़ रुपया बैठता है। यह सब वही है जिसे काला धन कहा जाता है, पर इसका कोई हिस्सा भारतीय मुद्रा या भारतीय बैंक खातों में जमा नहीं है। व्यापार में वस्तु की गलत कीमत के बिल बनाकर धोखाधड़ी करने के इस तरीके को समझने के लिए आइए एक ऐसे केस पर गौर करते हैं जिसकी अभी जांच चल रही है। अडानी समूह की कंपनियों का यह मामला आयात की कीमतों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाने का एक नमूना है, जिसके जरिए बेशुमार मुनाफा कमाया गया और टैक्स की चोरी करके इस काली कमाई को विदेशी बैंक खातों में ठिकाने लगा दिया। महाराष्ट्र में 2 विद्युत संप्रेषण नेटवर्क विकसित करने के ठेके से संबंधित यह मामला एक आदर्श उदाहरण है, जिसके जरिए हम ढांचागत समायोजन कार्यक्रम के नाम पर सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों में किए गए तथाकथित सुधारों के दौरान वे भ्रष्टाचार को समझ सकते हैं। पहले बिजली निगमों को उदारीकरण के तहत 3 हिस्सों में बांटा गया: उत्पादन, संप्रेषण और वितरण, और फिर निजीकरण के तहत इन्हें काली कमाई का उपजाऊ स्रोत बनाया गया। लेकिन अभी हम केवल उन ठेकों की बात करेंगे जो संप्रेषण नेटवर्क विकसित करने के लिए अडानी को दिए गए। राजस्व निदेशक की जांच की 97 पेज की रिपोर्ट के आधार पर 15 अगस्त 2017 के गार्जियन अखबार ने उन पूरी तफसीलों को छापा जिनके तहत आयात की कीमतें बढ़ा चढ़ाकर दिखाई गई और टैक्स की चोरी और अकुत काली कमाई की गई। सरल शब्दों में इस पूरे केस का ब्यौरा इस प्रकार है। 2010 में अडानी की कंपनी को उत्तर पूर्वी महाराष्ट्र में विद्युत संप्रेषण नेटवर्क विकसित करने के लिए 2 ठेके दिए गए। इस कंपनी ने अपनी ही एक उप कंपनी पीएमसी प्रोजेक्ट्स को जरूरी साजो सामान मुहैया करवाने का काम सौंपा। पीएमसी ने आगे यह ठेका दुबई की एक कंपनी ईआईएफ को दे दिया। ईआईएफ ने
इस साजो सामान को दक्षिण कोरिया और चीन से खरीदा और भारत में पीएमसी को बेचा। ईआईएफ ने हुंडई हैवी इंडस्ट्रीज को लगभग 26 ऑर्डर दिए और 6.5 करोड़ डॉलर के सामानों की खरीद की तथा आगे 26 करोड़ डॉलर में उन्हें पीएमसी को बेचा। इस तरह लगभग 400% से ज़्यादा पर माल बेचा गया। ईआईएफ ने कुछ उपकरण चीनी कंपनियों से भी खरीदे और उन्हें 860% ज़्यादा दामों पर पीएमसी को बेचा। इस तरह बिलों में आयात की कीमतें बढ़ाकर अनुमानित 1500 करोड़ की काली कमाई की गई। इस लेन देन की सारी रकम का भारतीय कंपनी ने भारतीय बैंकों से लंबे चौड़े ऋण लेकर भुगतान किया। इस तरह दुबई की कंपनी को साफ तौर पर मुनाफा हुआ, लेकिन वहाँ टैक्स बहुत कम थे। दूसरी ओर महाराष्ट्र में संप्रेषण नेटवर्क की लागत बहुत ज़्यादा बढ़ गई और जनता पर बिजली की बढ़ी हुई कीमतों के रूप में अतिरिक्त बोझ पड़ा। अब देखते हैं कि अडानी की कंपनी को क्या मिला। ईआईएफ पर अडानी का सीधा नियंत्रण था, क्योंकि इसकी मालिक अडानी समूह की एक और कंपनी ईआईएच थी, जिसकी मालिक मॉरिशस स्थित अशासकीय रिसोर्स फैमिली ट्रस्ट थी, जिसका प्रमुख अडानी का ही एक भाई है। गौरतलब है कि काली कमाई के इस अवैध कारोबार में लगे तमाम लोगों ने अपने इस काले धन को स्विस बैंकों जैसे टैक्स चोरों के स्वर्ग में जमा करके नहीं रखा हुआ है। इसके बजाय वे इसे घुमावदार रास्ते से वापस लेकर आते हैं और घरेलू बाजार और स्टॉक एक्सचेंज में और ज़्यादा मुनाफे के लिए सफ़ेद धन के तौर पर निवेश करते हैं। 1983 में भारत सरकार ने मॉरिशस के साथ दोहरी कर छूट का समझौता किया था, जिसके तहत यदि मॉरिशस में रजिस्टर्ड कोई कंपनी भारत में अपने मुनाफे या पूंजी निवेश पर वहां टैक्स चुकाती है, तो उसे भारत में अलग से टैक्स भरने की जरूरत नहीं। 1980 के दशक की शुरुआत में भारत के वित्तीय बाजार और शेयर मार्केट विदेशी निवेश के लिए खुले नहीं थे, इसलिए इन बाजारों में निवेश कुछ खास लाभकारी नहीं था। लेकिन उदारीकरण और आर्थिक सुधारों के शुरू होने के साथ ही भारत सरकार ने देश के वित्तीय और शेयर बाजारों को विदेशी संस्थागत निवेशकों एफआईआई के लिए खोल दिया और देश की अर्थव्यवस्था में आसान शर्तों पर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई की इजाज़त दे दी। स्टॉक मार्केट में संस्थागत निवेश को
और प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार 100 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकंड बाद। स्टॉक मार्केट में 100 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकंड बाद। स्टॉक मार्केट में संस्थागत निवेश को और प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार ने मॉरिशस की तर्ज पर सिंगापुर और साइप्रस से भी दोहरे कर छूट के समझौते किए। वित्तीय बाजारों के खुलने के साथ ही भारतीय शेयर बाजारों में निवेशकों के विदेशी खातों और फर्जी विदेशी कंपनियों की संख्या तेजी से बढ़ गई। बिलों में धोखाधड़ी, हवाला कारोबार और अन्य गैर कानूनी तरीकों से की गई काली कमाई मॉरिशस, सिंगापुर और साइप्रस जैसे कई टैक्स चोरों के स्वर्ग देशों में पंजीकृत इन फर्जी कंपनियों के जरिए एक घुमावदार रास्ते से होती हुई वापस सफेद धन के रूप में भारतीय शेयर बाजार में निवेश होने लगी। 1990 का दशक पी नोट की इजाद के लिए जाना गया। पी नोट भारतीय बाजार में व्यवसाय के लिए पंजीकृत नहीं थे और इनके मालिक या निवेशक की पहचान गुप्त रहती थी। परिणाम स्वरूप कोई नहीं बता सकता था कि किसी पी नोट का असली मालिक कौन है। जहां देशी निवेशकों के लिए अपने ग्राहक को जानो KYC के तहत कड़े प्रावधान थे, वहीं पी नोट धारकों को इन प्रावधानों में आपराधिक छूट दी गई। जो लोग अपनी अवैध कमाई को वापस भारतीय बाजारों में ठेल रहे थे, उन्होंने पी नोट के इस उपकरण का भरपूर फायदा उठाया। अधिकांश काला धन पी नोट के रास्ते वापस आया और संस्थागत निवेशकों के साथ जुड़ गया। फर्जी कंपनियां बनाकर मॉरिशस में पी नोट खरीदे गए और इन पी नोट के जरिए काला धन घूमकर वापस भारतीय शेयर बाजार में आ गया। कुछ अनुमानों के मुताबिक भारत में हुए संस्थागत निवेश को अच्छा खासा हिस्सा पी नोट के इसी घुमावदार रास्ते से आया था और सब लोग जानते थे कि सारे संस्थागत निवेशक अपने किन्हीं संदिग्ध मुवक्किलों क्लाइंट के लिए गुप्त खाता रखे हुए हैं। लेकिन रिजर्व बैंक की बार बार दी गई चेतावनियों को भी नज़रअंदाज कर दिया गया। इस पूरी प्रक्रिया में शायद ही कहीं नकदी का इस्तेमाल हुआ, शायद ही कहीं भारतीय खातों में पैसा जमा हुआ। बताइए, नोटबंदी ने इस अवैध कारोबार पर क्या रोक लगाई? उत्तर सत्ययुग की राजनीति। जैसा पहले दर्शाया गया है, यह विश्वास कठिन है कि प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार और काले धन की रोकथाम के मामले में नोटबंदी की सीमित भूमिका और आम जनता और अर्थव्यवस्था पर उसके दुष्प्रभावों से परिचित नहीं थे। नोटबंदी को लेकर की जा रही आलोचना किसी खास जानकारी पर आधारित नहीं है, बल्कि बात यह है कि प्रधानमंत्री को इसके पहले विशेषज्ञों की राय लेनी चाहिए थी और इस बात के सबूत हैं कि उन्हें ऐसी सलाह मिली थी। ऐसा हो सकता था कि प्रचलन के बाहर किए गए नोटों के बैंक खातों में वापस जमा होने के बारे में
आकलन कुछ बड़ा चढ़ाकर कर लिया गया और इसके दुष्प्रभावों को कम करके आंका गया, लेकिन यह निश्चित है कि प्रधानमंत्री के पास इसके दुष्प्रभावों के बारे में अच्छी खासी और पर्याप्त जानकारी थी। तब फिर उन्होंने यह कदम क्यों उठाया, जिससे कुछ लोगों का मानना है कि प्रधानमंत्री की छवि कुछ धूमिल हुई। इस बात का उत्तर खोजने के लिए हमें परंपरागत आर्थिक व्याख्याओं के परे जाकर उत्तर सत्य युग की राजनीति की प्रकृति पर गौर करना होगा। ऑक्सफोर्ड अंग्रेजी डिक्शनरी हर वर्ष साल का एक अंतर्राष्ट्रीय शब्द चुनत है और 2016 में इसने जिस शब्द को यह किताब दिया वह था उत्तर सत्य। उत्तर सत्य को इस तरह परिभाषित किया गया है उन परिस्थितियों से संबंधित या उन्हें दर्शाने वाला जिनमें जनता की राय बनाने में वस्तुगत तथ्य, भावुक अपीलों और निजी मूल्य निर्माताओं की अपेक्षा कम प्रभावी होते हैं। इस संदर्भ में सत्य, जिसका मतलब है दुनिया को वैसा ही दिखाना जैसी वह वास्तव में है, महत्व खो देता है। अतः जब एक बार लोगों के दिमाग में यह बात बैठ गई कि भ्रष्टाचार का मतलब दैत्याकार घोटाले, और एक बार जब लोगों को यह विश्वास दिला दिया गया कि घोटालों से अर्जित यह काला धन नोटों की जमाखोरी करके तिजोरियों में रखा गया है, तब इस सच्चाई के सामने आने के बावजूद कि घोटालों की संख्या में आया यह उछाल नव उदारवादी सुधारों का परिणाम है और कि इस काली कमाई का अधिकांश हिस्सा नकद के रूप में नहीं रखा गया है। आम जनता पर कोई फर्क नहीं पड़ा। यही उत्तर सत्य युग का वह यथार्थ है जिसके आधार पर प्रधानमंत्री ने एक राजनीतिक रणनीति के रूप में नोटबंदी के जरिए भ्रष्टाचार और काले धन के उन्मूलन की पटकथा लिखी। जब बड़े घोटालों ने राजनीति में जगह बनाई और इंडिया अगेंस्ट करप्शन जैसे आंदोलनों ने भ्रष्ट सरकारों के खिलाफ जनता के गुस्से को गोलबंद करना शुरू किया, तो यही वह आदर्श परिस्थिति भी जब लोगों की भावनाओं को हवा देकर उनके गुस्से का इस्तेमाल किया जा सकता था। मोदी ने इस सुनहरे राजनीतिक मौके को ताड़ लिया और 2014 के लोकसभा चुनाव के शुरुआत से ही भ्रष्टाचार और काले धन के खिलाफ हवा बनाना शुरू कर दिया। 2014 के चुनावी घोषणा पत्र में बीजेपी ने भ्रष्टाचार और काले धन को अपने फौरी कार्यक्रम का मुख्य हिस्सा बनाया, जिसकी शुरुआत इस आरोप के साथ हुई। कांग्रेस नीति संपर्क सरकार में सर्वग्रासी भ्रष्टाचार एक राष्ट्रीय संकट बन चुका है, और आगे जोड़ा भ्रष्टाचार के अवसरों को कम से कम स्तर पर लाकर हम काली कमाई को न्यूनतम स्तर पर लेकर आएंगे। बीजेपी इस बात के लिए प्रतिबद्ध है कि वह विदेशी बैंकों और सुदूर खातों में जमा काला धन खोज निकालेगी और उसे वापस लेकर आएगी। इस काम के लिए हम एक टास्क फोर्स गठित करेंगे और मौजूदा कानूनों में संशोधन या नया कानून घोषणा पत्र में भ्रष्टाचार और काले धन के मुद्दे को दी गई जगह और प्राथमिकता इस मुद्दे पर लोगों के आक्रोश के अनुपात में रखी गई थी। नरेंद्र मोदी ने भ्रष्टाचार से लड़ाई के मुद्दे को फरकने के लिए एक राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया,
यह दीगर बात है कि हेलीकॉप्टरों और चार्टर्ड विमानों के जरिए चला उसका यह हवाई अभियान अडानी जैसे लोगों के पैसे से संचालित था। उसके अभियान का प्रमुख उद्देश्य लोगों को यह बताना था कि कांग्रेस पार्टी का मतलब है भ्रष्टाचार की ABCD। ए यानी आदर्श घोटाला, बी यानी बोफर्स घोटाला, सी मतलब कॉमनवेल्थ घोटाला और डी यानी डिमांड का कारोबार। उसका मकसद यह दर्शाना था कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई उसकी सरकार का प्रमुख एजेंडा होगी और प्रधानमंत्री दफ्तर में अपने पहले दिन ही 28 मई 2017 को उसने विदेशों में जमा काले धन की जांच के लिए कोर्ट के एक रिटायर्ड जज के नेतृत्व में एक विशेष जांच टीम का गठन किया। 120 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकेंड बाद। यह सबसे दयनीय बात थी और उत्तर सतयुग का यथार्थ भी कि इसके बावजूद कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में 2009 से 14 के संपर्क के दूसरे शासनकाल के दौर में बनाए गए कानूनी मील के पत्रों की लंबी सूची थी, जिनमें खाद्य सुरक्षा कानून, भूमि अधिग्रहण कानून, लैंगिक उत्पीड़न कानून, लोकपाल और लोकायुक्त विधेयक, शिक्षा का अधिकार, राष्ट्रीय ग्रीन ट्राइब्यूनल, ठेले खोमचे वालों की सुरक्षा और मेला ढोने की प्रथा का उन्मूलन, इन सबके ऊपर उसकी भ्रष्टाचारी की छवि भारी पड़ी। भ्रष्टाचार का यह हिस्सा सोचे समझे तरीके से इस तरह गढ़ा गया ताकि पिछली सरकार के खिलाफ लोगों के गुस्से और वर्तमान शासन में उनकी मुक्ति की उम्मीदों को बरकरार रखा जा सके। जैसे जैसे समय बीता, पार्टी के एजेंडे ने धीरे धीरे एक व्यक्ति के एजेंडे का रूप ले लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एजेंडा 15 अगस्त 2015 को लाल किले की प्राचीर से बोलते हुए प्रधानमंत्री ने घोषणा की, मैं निश्चयपूर्वक इस बात को दोहराना चाहता हूं कि भारत भ्रष्टाचार से मुक्त होगा। इसकी शुरुआत हमें ऊपर से करनी होगी। भ्रष्टाचार एक दिमाग की तरह है जिस धीरे धीरे फैलता है और हर जगह पहुंच जाता है, लेकिन समय पर इंजेक्शन लगाकर इसे खत्म किया जा सकता है। बहुत कुछ करना बाकी है। आपके समर्थन से मैं भारत को भ्रष्टाचार मुक्त करने का प्रण लेता हूं। इस दिशा में कुछ कदम भी उठाए गए, मसलन कड़ी सजा के प्रावधानों के साथ एक नया काला धन विधेयक लाया गया और घरेलू काले धन के खुलासे के लिए आय घोषित करने की एक नई स्कीम लाई गई। 2015 के बजट में मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम के कानून में संशोधन किया गया, जिसके तहत उन लोगों की घरेलू परिसंपत्तियों को कब्जे में लेने का प्रावधान किया गया जिन्होंने विदेशों में अवैध रूप से संपत्ति बनाई हुई है। साथ ही मॉरिशस, सिंगापुर, साइप्रस और स्विट्जरलैंड के साथ दोहरे कर छूट के समझौतों में संशोधन के लिए बातचीत शुरू करने की भी बात की गई। यहाँ तक कि सेबी के जरिए संस्थागत निवेशकों के खुरापाती पी नोटों पर भी लगाम लगाने की कोशिश की गई। हालांकि ये कदम अपने आप में महत्वपूर्ण थे, लेकिन इनमें से कोई भी लोगों का ध्यान इस ओर खींचने और उनमें यह भावना जगाने में सफल नहीं रहा कि सरकार भ्रष्टाचारियों को पकड़ने और काले धन को कब्जे में लेने का कोई प्रभावी कदम उठा रही है। इसके साथ साथ लोगों में यह भावना भी जोर पकड़ती जा रही थी कि
सरकार विदेशों में जमा काले धन को वापस लाने में असफल रही है। यदि इन भावनाओं को और उभरने का मौका दिया जाता तो भ्रष्टाचार विरोधी लहर पर सवारी करके जो राजनीतिक फायदे हासिल किए गए थे वे सभी जाते रहते। लोकप्रियता खोने का खतरा ही वह वजह थी जिसके चलते पूरे पौराणिक चमक दमक के साथ भ्रष्टाचार और काले धन के खिलाफ जंग के आख्यान के रूप में नोटबंदी की घोषणा की गई। 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी के निर्णय की घोषणा के लिए जब प्रधानमंत्री खुद सामने आए तो वह पिछले शासन के बरक्स वर्तमान शासन की एक नैतिक रूप से बेहतर छवि गढ़ने की कोशिश कर रहे थे। मानो पिछली सरकार में बुराइयां ही बुराइयां थीं और मौजूदा सरकार का प्रमुख काम है समाज में से उन बुराइयों को मिटाना। आगे की प्रक्रिया में यह स्पष्ट हुआ कि सरकार और प्रशासन से ज़्यादा यह खुद मोदी का पवित्र मिशन था। इसमें न सिर्फ संपर्क से जुड़ी हुई भ्रष्टाचार की छवि का पूरा फायदा उठाया गया बल्कि उसकी और निर्णय की स्थिति कमजोर नेतृत्व और लकवाग्रस्त नीतियों वाली पार्टी की छवि का भी फायदा बीजेपी को मिला। अपने भाषण की शुरुआत करते हुए मोदी ने कहा, किसी देश के विकास के इतिहास में एक ऐसा भी वक्त आता है जब एक सशक्त और निर्णायक कदम की जरूरत महसूस होने लगती है और यह निर्णायक कदम था नोटबंदी जैसे भ्रष्टाचार और काले धन की गिरफ्त को तोड़ने के लिए उठाया गया था। उन्होंने आगे कहा, मैंने अक्सर देखा है कि जब आम आदमी को बेईमानी की कमाई और ईमानदारी के कष्टपूर्ण जीवन के बीच चुनाव करना पड़ता है तो वे हमेशा कष्टपूर्ण जीवन को चुनते हैं और कभी भी भ्रष्टाचार का समर्थन नहीं करते। यहाँ तक कि उसने जनता के दिमाग में बनी काले धन के नगद भंडारों की छवि को अपील करते हुए फिर वही राग अलापना शुरू कर दिया। ऐसा कौन ईमानदार नागरिक होगा जिसे भ्रष्ट सरकारी अधिकारियों के पलंगों में करोड़ों रुपए की काली कमाई पकड़े जाने की खबरों को सुनकर पीड़ा नहीं होगी या बोरों में बड़े नोट मिलने की खबरों से कष्ट नहीं होगा। ऐसा इसलिए भ्रष्टाचार, काले धन, नकली नोटों और आतंकवाद के साथ इस लड़ाई में हमारे देश के इस शुद्ध यज्ञ में क्या हमारी जनता कुछ दिन कष्ट उठाने के लिए तैयार नहीं होगी। मुझे पूरा भरोसा है कि हर भारतीय इसके खिलाफ खड़ा होगा और इस महायज्ञ में अपनी आहुति देगा। वह आगे अपील करते हैं, दिवाली के त्यौहार के बाद आइए ईमानदारी के इस उत्सव में, प्रामाणिकता के इस पर्व में, विश्वसनीयता के इस त्यौहार और सत्य निष्ठा के इस जश्न में राष्ट्र के हाथ में हाथ डालकर खड़े हों। पूरा भाषण दो छवियों को बार बार एक दूसरे के बरक्स खड़ा करता है। एक ईमानदार, साफ सुथरे, विश्वसनीय और बेदाग सत्यनिष्ठा वाले नेता के रूप में खुद अपनी छवि और एक की कर्तव्य विमूढ़, पूरी तरह अनैतिक और बेईमान शासन के रूप में पिछली सरकार की छवि कुछ ही हफ्तों के भीतर जब नोटबंदी के दुष्प्रभाव सामने आने लगे और लोगों ने अपनी परेशानियों के बारे में शिकायत करना शुरू किया तो उनका समाधान करने के बजाय मोदी ने यह दर्शाने की कोशिश की कि जो लोग उसकी आलोचना कर रहे हैं वे वही भ्रष्ट लोग हैं। मैं जानता हूं कि किस तरह की ताकतें और कौन से लोग मेरा विरोध कर रहे हैं। वे मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, वे मुझे बर्बाद कर देंगे। वह अपनी रटंत को फिर दोहराते हैं, जिन्होंने
70 सालों तक देश को लूटा और इसके बरक्स वह दावा करते हैं मैं एक फकीर हूँ जिसे वे बर्बाद करने निकले हैं, और फिर जोड़ देता है वे सोचते थे कि अगर वे मेरे बाल खींचेंगे तो मैं रुक जाऊंगा और कुछ नहीं करूंगा, लेकिन वे चाहे मुझे जिंदा जला दें मैं इस लड़ाई को बंद नहीं करूंगा। लगता है कि यह वाक्पटुता काम कर गई। भावनाएं जागृत हो उठी। अपने नेता और राष्ट्र की शुद्धि या सफाई के उसके संकल्प में लोगों का विश्वास मजबूत हुआ। बहुत से लोग इस बात से हैरान थे कि तमाम कष्टों के बावजूद आलोचकों की वस्तुगत आलोचनाओं पर ध्यान देने के बजाय लोगों ने उसके शब्द आडंबर पर भरोसा किया। सांस्कृतिक मानव विज्ञानियों के एक समूह ने यह प्रश्न उठाया, ऐसा क्यों हुआ कि देश भर में तमाम कष्टों और परेशानियों के बावजूद जनता का गुस्सा व्यापक प्रदर्शनों और गोलबंदी के रूप में नहीं फूटा। इसके बजाय 2017 के उत्तर प्रदेश के चुनाव में बीजेपी की जीत हुई। इसका एक उत्तर यह दिया जाता है कि 1991 के बाद से आर्थिक उदारीकरण के परिणाम स्वरूप नागरिक समाज का क्षरण और ठंडी मौत हो चुकी है, जिसके चलते निष्क्रिय नागरिकता की परिस्थितियां पैदा हुई हैं। शायद यह सही नहीं है। सच्चाई यह है कि उत्तर सत्य युग राजनीति में नव उदारवाद का उत्पाद है। इसने जनता के बीच एक गहरी खाई निर्मित की है। एक तरफ विशाल बहुसंख्यक आबादी है जो आर्थिक उदारीकरण में पीछे छूट गई है, और दूसरी ओर मुट्ठी भर लोग हैं जिन्होंने देश की समृद्धि के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया है, जिनमें ये घोटालेबाज और कॉरपोरेट जगत के लोग शामिल हैं। 140 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। 5 सेकंड बाद श्रमसाध्य भौतिक विश्लेषणों की अपेक्षा आम लोगों के लिए सिर्फ उनकी अपनी अवधारणा और उनका अपना काल्पनिक यथार्थ ही मायने रखता है, जिसे लोकप्रिय संचार माध्यम स्थायित्व प्रदान करते हैं और अवसरवादी राजनेता जिसका फायदा उठाकर अपना उल्लू सीधा करते हैं। इस प्रकार यह उत्तर सत्य का दौर ही है जिसे भावनात्मक अपीलों और निजी मान्यताओं के आधार पर अपनी राय बनाई जा रही है और वस्तुगत तथ्यों का प्रभाव कम हो गया है। दूसरे देशों में भी पीछे छूट गए लोगों के साथ ही यही हो रहा है। अमेरिका में, इंग्लैंड में ब्रेग्जिट जनमत संग्रह के वक्त और यहाँ मोदी के लिए भी, इसके बावजूद कि एक बेहतर विमर्श उसे असफल बता रहा था। आम लोगों की राय में वह स्वीकार्य था क्योंकि उसने कोशिश की, इसके बावजूद कि वह हार गया। चारों ओर बीमारी की हद तक मौजूद धन लोलुपता और भ्रष्टाचार पर प्रहार करके उसने पीछे छूट गए लोगों का दिल जीत लिया। ये वही लोग थे जो प्राय उपहास का विषय बने हुए थे, जिन्हें अपने जनधन खातों में कब्जा किए गए काले धन में से हिस्सा आने का इंतजार था। एक संवेदनशील राजनीतिक विश्लेषक के मुताबिक मोदी के राजनीतिक विमर्श में 3 महत्वपूर्ण पहलुओं पर गौर किया जाना चाहिए। पहला, राजनीति का सदाचारीकरण। दूसरा, राजनीतिक बहसों में भावनाओं को ठेलना। और तीसरा, हर बहस को सिर्फ एक सवाल में सीमित कर देना, मोदी का समर्थन या विरोध। हर नीतिगत आलोचना को नेता की आलोचना, उभरते हुए मजबूत और दृढ़ संकल्प नेतृत्व की आलोचना बताकर किनारे कर दिया जाता है। दुर्भाग्य से झूठे विश्वासों को लोगों के दिमाग में बैठाने और उनकी भावनाएं भड़काने में उनकी यह सफलता देश के लोकतांत्रिक ताने बाने के लिए एक बड़ा खतरा है, जो देश को फासिज्म
की ओर ले जाता है। फासिज्म का शिकार होने का खतरा इस बात से और गहरा हो जाता है कि नोटबंदी की तर्ज पर ही आजकल देश में राष्ट्रवाद की कथा चल रही है। तीखे राजनीतिक विश्लेषक जी संपत द्वारा जिन बातों की ओर ध्यान दिलाया गया है वे आंखें खोलने वाली है। यह समझने के लिए कि वर्तमान सरकार द्वारा उकसाई जा रही राष्ट्रवादी विचारधारा का फासिज्म से कोई सामी है और अथवा नहीं, उन्होंने पीछे जाकर 1935 में प्रकाशित बेनिटो मुसोलिनी की प्रतिनिधि किताब फासिज्म का सिद्धांत का अध्ययन करने का सुझाव दिया, जिसमें फासीवादी विचार के 5 बुनियादी सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं। पहला और सबसे बुनियादी सिद्धांत है एक व्यक्ति के हितों पर राज्य के हितों को वरीयता देना। वर्तमान संदर्भ में हम राज्य की जगह नेता को भी रख सकते हैं। जीवन की फासीवादी अवधारणा राज्य के महत्व पर जोर देती है और केवल तभी व्यक्ति को मान्यता देती है जब उसके हित राज्य के हितों में मेल खाते हैं। वर्तमान सरकार के शासन में इसका क्या आशय है, इसे समझने के लिए अमित शाह से ज़्यादा प्राधिकार और किसी का नहीं हो सकता, जिन्होंने हाल ही में कहा था राजग सरकार लोगों की भलाई को ध्यान में रखकर निर्णय लेने में यकीन करती है, यह नहीं देखती कि वे उन्हें अच्छे लगेंगे या नहीं। अरुण शौरी की तरह के जो लोग उन्हें अच्छी तरह जानते हैं वे इसे एक पिरामिड जैसा माफिया राज्य मानते हैं। फासिज्म का दूसरा सिद्धांत है राष्ट्र के ऊपर राज्य की वरीयता। राष्ट्र राज्य को पैदा नहीं करता बल्कि राज्य राष्ट्र का निर्माण करता है। क्योंकि हम राज्य और नेता को एक दूसरे की जगह रखकर पढ़ रहे हैं, इसलिए उपर्युक्त कथन की व्याख्या के लिए किसी प्राधिकार की आवश्यकता नहीं है। तीसरा सिद्धांत है लोकतंत्र को अस्वीकार करना। लोकतंत्र को अस्वीकार करके फासिज्म राजनीतिक समतावाद के वाहियात पारंपरिक झूठ को खारिज कर देता है। हालांकि वर्तमान शासन के कुछ समर्थक यह सोचते हैं कि भारतीय संविधान पश्चिमी मूल्यों पर आधारित है, लेकिन राजनीतिक विमर्श अभी तक लोकतंत्र को नकारने तक नहीं पहुंचा है। परंतु निश्चयपूर्वक यह कहा जा सकता है कि भक्तगणों को खुश करने के लिए व्यवस्थित रूप से लोकतंत्र को बदनाम किया जा रहा है। कुल मिलाकर हमारा लोकतंत्र पहले ही इतना खोखला हो चुका है कि अरुंधति ने इसकी तुलना सामने लटकी गाजर के मुहारे से की है। जब वह अपने दोस्तों के साथ स्कूल जाती थी तो वे रास्ते में पड़ने वाले एक बुढ़िया के बगीचे से गाजर उखाड़कर गाजर तो खा लेते थे, पर उसके पत्तों को वापस खेत में उसी तरह गाड़ देते थे ताकि उन्हें देखकर बुढ़िया यह समझे कि गाजर सुरक्षित हैं। पहले ही भारतीय लोकतंत्र की मुट्ठी भर लोगों का लोकतंत्र और सत्तावादी लोकप्रियतावाद जैसी कई व्याख्याएं मौजूद हैं। फासिज्म का चौथा सिद्धांत है राज्य का गैर धर्मनिरपेक्ष चरित्र। फासीवादी राज्य धर्म को गहरी आत्मिक अनुभूतियों की अभिव्यक्ति मानता है, इसलिए वह न सिर्फ धर्म का सम्मान करता है बल्कि उसका समर्थन और हिफाजत भी करता है। और वर्तमान सरकार किस धर्म को किन साधनों और तरीकों से बढ़ावा दे रही है, इसके किसी व्याख्या की दरकार नहीं है। पांचवा सिद्धांत उपर्युक्त चारों सिद्धांतों का मेल है। राज्य सर्वगुण संपन्न होता है और राज्य राष्ट्र का विवेक है। देश के लिए इससे बड़ा कोई खतरा नहीं हो सकता कि पहले एक छवि गढ़ी जाए, उसे लोगों के दिमाग में बैठाया जाए और फिर उनके भरोसे का फायदा उठाया जाए, यानी सजीव नागरिकों को प्रयोग के बेजान विषय तक सीमित करना। इस प्रकार की राजनीति के बारे में तेलंगाना के लोकप्रिय नेता कालूजी की व्याख्या गौरतलब है। वह इस राजनीति की तुलना भेड़ों के इस मासूम विश्वास से करते हैं कि उनकी खाल पर उगी ऊन गडरिये के कंबल की ऊन है जो उसने उदारतावश उन्हें उड़ा दी है।
ऐसा ही कुछ नागरिकों के साथ भी है। यह बढ़ता हुआ संकट बेहद आसान है, खासकर इसलिए कि विपक्षी पार्टियों के पास ऐसे नेतृत्व की कोई उम्मीद नहीं है जो वर्तमान शासन को चुनौती दे सकें। न ही उनके पास लोगों के दिलो दिमाग में पैठ बनाने और उनका भरोसा जीतने की कोई रणनीति है। अपने भाषण के अंत में नोटबंदी और हमारे सामने पेश की गई चुनौतियों के बारे में एक संवेदनशील प्रेक्षण को याद करना चाहता हूँ। इतिहास इसे साबित करेगा कि नोटबंदी एक नुकीले पच्चर की तरह है जिसने भारतीय संस्थाओं को अवरुद्ध कर दिया है और अभिजात विशेषज्ञों के एक भाईचारे का निर्माण किया है जो उत्तर सतयुग की राजनीति को सत्यापित करने का दबाव महसूस कर रहे हैं और जो नागरिकों के सच्चे हितों की वकालत करने का ढोंग करते हुए दरअसल उन्हें बाईपास कर रहे हैं। हिंदी बिना संभव नहीं देश का उत्थान। इस बार फिजी की राजधानी सुआ में विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन होने जा रहा है। यह 15 से 17 फरवरी तक चलेगा। हिंदी भाषा का यह सबसे बड़ा सम्मेलन है जिसमें विश्व भर के हिंदी प्रेमी एकत्रित होते हैं। विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित किए जाने की परंपरा 1973 में राष्ट्रीय भाषा प्रचार समिति वर्धा द्वारा प्रारंभ की गई है। सम्मेलन का उद्देश्य हिंदी को प्रचारित एवं प्रसारित करना है जिसमें हिंदी को अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में स्थापित किया जा सके। विश्व की सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषाओं में हिंदी का तीसरा स्थान है, फिर भी हिंदी को वह स्थान नहीं मिला जिसकी वह अधिकारी है। कहने को तो हिंदी सिर्फ एक भाषा है, परंतु वास्तव में यह भारत की पहचान है। यह हमारे जीवन मूल्यों, संस्कृति एवं संस्कारों की सच्ची संवाहक, संप्रेषक और परिचायक है। हिंदी सिर्फ भारत से ही नहीं बोली जाती बल्कि गुयाना, सूरीनाम, त्रिनिदाद, फिजी, मॉरिशस, दक्षिणी अफ्रीका और सिंगापुर में भी यह अधिकांश लोगों की बोलचाल की भाषा है। अंग्रेजी और मंदारिन के साथ ही हिंदी विश्व में सर्वाधिक बोले जाने वाली तीसरी सबसे बड़ी भाषा है। भारत के अलावा विश्व भर के 40 से अधिक देशों में 600 से अधिक विद्यालयों, महाविद्यालयों में हिंदी पढ़ाई और सिखाई जाती है। जर्मनी के स्कूलों में तो हिंदी पढ़ाने के लिए विदेश मंत्रालय ने जर्मन सरकार से समझौता भी किया है और वहां पर जर्मन हिंदी रेडियो सेवा संचालित है। पिछले कुछ वर्षों में तकनीकी के विकास और इंटरनेट की सुगम उपलब्धता के कारण हिंदी का भले ही प्रसार बढ़ा है, लेकिन अब भी यह प्रसार उस स्तर तक नहीं पहुंचा है जहां इसे होना चाहिए था। अगर हम हिंदी के लिए चलाए गए आंदोलनों और प्रयासों की तरफ देखें तो खुद गांधी जी हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्थापित करना चाहते थे। 1918 में महात्मा गांधी ने हिंदी साहित्य सम्मेलन में हिंदी को जनमानस की भाषा बताते हुए इसे राष्ट्रभाषा बनाने का सुझाव भी दिया था। गांधी जी से पहले राम मोहन राय, केशव चंद्र सेन, बंकिम चंद्र चटर्जी और मदन मोहन मालवीय सहित तमाम महापुरुषों ने हिंदी की पुरजोर पैरवी की थी। धन्यवाद।